नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, में पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 4 पूर्ति। विद्यार्थी मित्रों, आप जैसे कि जानते ही हो पूर्ति क्या है। तो आज हम पूर्ति में परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, जो पूर्ति में परिवर्तन है वो दो प्रकार का है। कैसे, उसे हम थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं। देखिए, वस्तु की पूर्ति जिन परिबलों पर असर होती है, वस्तु की पूर्ति जिन परिबलों पर असर होती है उन्हें दो भागों में बांटा गया है। आपको याद है, परिबल से कुछ याद है? वस्तु की पूर्ति असर करने वाले परिबल कितने हैं? दो। एक वस्तु की कीमत, दूसरा अन्य परिबल। अब जो अन्य परिबल है उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये देखिए, पहला क्या है? एक जो है कीमत पर परिबल है, जो कीमत वाला कीमत परिबल, और दूसरा क्या है? अन्य परिबल। तो अब इन दोनों के द्वारा भी हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे? देखिए, वस्तु की जो कीमत है, कीमत प्रेरित परिवर्तन के कारण पूर्ति में क्या होता है? विस्तार संकुचन होता है। कीमत प्रेरित परिवर्तन के कारण पूर्ति में क्या होगा? विस्तार और संकुचन होगा। जबकि जो अन्य परिबल है उसके प्रेरित परिवर्तन के कारण पूर्ति में क्या देखने को मिलता है? विस्तार और वृद्धि और कमी देखने को मिलता है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि पूर्ति को असर करने वाले दो परिबल, एक वस्तु की कीमत, दूसरा अन्य परिबल। जो वस्तु की कीमत है उसके द्वारा क्या होता है? विस्तार संकुचन होता है, और जो अन्य परिबल है उसके द्वारा पूर्ति में क्या होता है? वृद्धि और कमी होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इसी तरीके से पूर्ति में, देखिए, पूर्ति में विस्तार और संकुचन की चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। यदि अन्य परिबल स्थिर रहे, कोई भी, चाहे वस्तु की कीमत घटे चाहे बढ़े, चाहे ग्राहकों की संख्या घटे चाहे बढ़े, उत्पादन खर्च घटे या बढ़े, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, क्या हो, अन्य परिबल स्थिर रहे, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर, ध्यान रखना, वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उत्पादक को लाभ नहीं होगा तो उत्पादक पूर्ति नहीं बढ़ाएगा। इसके लिए तो उसे क्या कहते हैं? विस्तार कहते हैं। किसमें विस्तार कहते हैं? पूर्ति में। वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति में बढ़ोतरी होगी, और जब पूर्ति में बढ़ोतरी होगी तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ति में विस्तार। अब चाहे जिस परिस्थिति के कारण वस्तु की कीमत बढ़ी हो, लेकिन उसका एक विपरीत में क्या है? जबकि वस्तु की कीमत में कमी हो, अगर वस्तु की कीमत में क्या होगा? कमी, तो क्या होगा? पूर्ति घटेगी। और विद्यार्थी मित्रों, जब पूर्ति घटेगी तो पूर्ति में क्या कहेंगे? संकुचन, मतलब कमी। चाहे जिस कारण से वस्तु की कीमत घटे, वस्तु की कीमत घटने से पूर्ति घटेगी, पूर्ति घटने से क्या होगा? पूर्ति में संकुचन कहा जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए परिस्थितियां क्या है, किन कारणों से। देखिए, उत्पादन के साधन के अगर भाव बढ़ जाते हैं, उत्पादन के साधन के अगर भाव बढ़ते हैं और कीमत नहीं बढ़ती है तो लाभ कम, पूर्ति कम, तो यहाँ पे संकुचन, ठीक है, यहाँ पे संकुचन देखने को मिलेगा। उत्पादन खर्च बढ़ा और कीमत नहीं बढ़ा तो पूर्ति नहीं बढ़ेगी, तो संकुचन। उत्पादन पद्धति में परिवर्तन हो गया, तो नए नए टेक्नोलॉजी के साधन लाने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं ला पा रहे हैं, नई इकाइयों का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो पूर्ति कम, मतलब संकुचन। अन्य वस्तुओं के भाव, अन्य वस्तु की कीमत बढ़े, डीजल, पेट्रोल, भाड़ा, किराया, मजदूर, बिजली, पानी, लेकिन वस्तु की कीमत नहीं बढ़ रही है तो पूर्ति कम, मतलब संकुचन। भविष्य में भाव के अनुमान जो है उसके कारण भी संकुचन। सरकार की जो नीति है, टैक्स लगाना, कर लगाना, वस्तु की कीमत नहीं बढ़ रही है, सरकार का टैक्स बढ़ रहा है
तो क्या होगा, लाभ कम तो पूर्ति कम तो क्या होगा, पूर्ति में संकुचन। इस तरह से इत्यादि। जो व्यापारी की संख्या है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाए, विक्रेता ज्यादा हो जाए, ग्राहक की संख्या कम हो, तो भी वस्तु की कीमत घटेगी। वस्तु की कीमत घटी मतलब पूर्ति में संकुचन देखने को मिला। अब इसी का विपरीत देखते हैं। अभी तो संकुचन देखा, विपरीत में क्या देखना है, उत्पादन के साधन के भाव घटने से लाभ बढ़ेगा तो क्या होगा, विस्तार होगा। पूर्ति बढ़ेगी मतलब विस्तार होगा। उत्पादन खर्च घटने से क्या होगा, पूर्ति बढ़ेगी तो पूर्ति में विस्तार होगा। उत्पादन पद्धति बदलने से, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से क्या होगा, अधिक इकाइयों का उत्पादन होगा। बाजार में हम अधिक इकाइयों तक पहुंचा पाएंगे, अधिक इकाइयों को पहुंचा पाएंगे, अधिक इकाइयों का विक्रय कर पाएंगे और अधिक विक्रय से अधिक पूर्ति बढ़ेगी, जिस कारण से क्या होगा, लाभ होगा। इस तरह से अन्य वस्तु के भाव, डीजल पेट्रोल की कीमत घट जाए और वस्तु की कीमत स्थिर हो तो भी लाभ पहले की तुलना में। यदि डीजल पेट्रोल या मजदूर बिजली पानी भाड़ा बढ़ता है तो उसके साथ कीमत बढ़े उससे ज्यादा तो भी लाभ, तो भी विस्तार देखने को मिला। सरकार की जो नीति है, जो कर है वो घट जाए, टैक्स जो घट जाए तो भी व्यापारी को लाभ हो रहा है तो विस्तार होगा। इस तरह से व्यापारी की संख्या घटने से, मांग बढ़ने से, ग्राहक की संख्या बढ़ने से अब कम, बाजार के अंदर कम व्यापारी रह गए, कम पीढ़ियां रह गई और ग्राहक की संख्या बरकरार बनी हुई है। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि कम लोगों के द्वारा अधिक पूर्ति करनी पड़ेगी, अधिक विक्रय करना पड़ेगा तो भी विस्तार देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये पूर्ति के विस्तार संकुचन की परिभाषा। यहाँ पर हम एक तालिका देखते हैं। हमने उदाहरण में रखा है सेब के फल, ठीक। तो सेब की प्रति किलोग्राम कीमत रुपए में दर्शाया गया है। कितना, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पर सेब की पूर्ति किलोग्राम में दर्शाई गई है। जब वस्तु की मतलब सेब की कीमत 50 रुपए तो 200 किलोग्राम की पूर्ति है। 50 रुपए से बढ़कर जब सेब की कीमत 60 रुपए होती है तो पूर्ति 200 किलोग्राम से बढ़कर 400 किलोग्राम हो जाती है। ऐसा व्यापारी करता है ताकि उसको लाभ लेना है अधिक। सेब की कीमत 60 रुपए से बढ़कर जब 70 रुपए होती है तो पूर्ति जो है 400 किलोग्राम से बढ़कर कितना किलोग्राम होती है, 600 किलोग्राम, ठीक। इस तरह से सेब की कीमत 70 रुपए से बढ़कर जब 80 रुपए होती है तब पूर्ति 600 किलोग्राम से बढ़कर 800 किलोग्राम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80 से 90, 800 से 1000, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ, पूर्ति बढ़ी। इसलिए वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध देखने को मिलता है। जबकि मांग वाले पार्ट में क्या है, विपरीत है। वस्तु की कीमत कम तो मांग अधिक, कीमत ज्यादा तो मांग कम। लेकिन पूर्ति में क्या है, उत्पादक को केंद्र बिंदु में रखा गया है, व्यापारी को केंद्र बिंदु में रखा गया है। कुल मिला जुला के जो विक्रेता है उसे केंद्र बिंदु में रखने के कारण अगर कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, लाभ नहीं तो पूर्ति नहीं, ठीक है। अब इस तालिका पर से विद्यार्थी मित्रों हम यहाँ पर एक आकृति की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति किलोग्राम में दर्शाई गई है, ओ वाई अक्ष पर कीमत रुपए में दर्शाया गया है। यहाँ पर जो कीमत है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60, 70, 80, 90, 100 रुपए तक मैंने लिया है। यहाँ पर जो पूर्ति है 200, 400, 600, 800, 1000 किलोग्राम तक लिया गया है। अब यहाँ पर तालिका में देखना है कि जब वस्तु की कीमत 50 रुपए थी तब पूर्ति कितनी किलोग्राम सेब की, सेब का लिया गया है तो 200। ये देखिए 50, ये देखिए 200। इसको हम क्या करेंगे, इसे ये हो गया। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 50 से 60 रुपए, तो ये देखिए 400 किलोग्राम सेब की पूर्ति बाजार में होती है। अब
उसके बाद यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 70 रुपए 80 रुपए, तो हम विद्यार्थी मित्रों क्या देख रहे हैं, विस्तार और संकुचन। तो विस्तार और संकुचन के लिए हमें तीन ही चीज को ध्यान में रखना है, हम पूरी आकृति नहीं बनाएंगे। क्यों? पहला 50 और 200, तीसरा 70 और 600, लास्ट का 90 और 1000। ठीक है, इसलिए बाकी हम क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं। ये तो मैंने एक आपको आपकी जानकारी के लिए दे दिया कि ये इस तरह से बनेगा। अब जब वस्तु की कीमत 70 रुपए, मतलब सेब की कीमत 70 रुपए, तो यहाँ पर कितना है, देखिए 600 रुपए। ये देखिए, ये 70 के सामने और ये 600। ठीक है, अब इस तरह से जब वस्तु मतलब सेब की कीमत बढ़कर 90 रुपए होती है, तो सेब की पूर्ति कितना किलोग्राम बाजार में देखने को मिला, 1000। ये देखिए, ये देखिए। ठीक, अब हमें करना क्या है कि ये इस तरह से सीधा एक एसएस पूर्ति रेखा है। अब यहाँ पे संयोजन ए, यहाँ पे संयोजन बी और यहाँ पे संयोजन सी। इस तरह से ये जो पूर्ति है 600 इकाई से 200 इकाई है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ति में संकुचन, इसको हमें केंद्र बिंदु में रखना है। और यहां पर क्या हो जाएगा, पूर्ति में विस्तार। ठीक, अब एक बार आपको देखना है, जब वस्तु की कीमत 70 रुपए, मतलब सेब की कीमत 70 रुपए, तो सेब की पूर्ति 600 किलोग्राम। ये देखिए 70 के सामने यहां पर। ठीक है, तो कितना यहां पे दिख रहा है, 600 किलोग्राम। ठीक, ये हो जाएगा। वस्तु की कीमत घटकर जब 50 रुपए होती है तब, ये देखिए, वस्तु की कीमत घटकर जब 50 रुपए होती है तब जो पूर्ति है वह 600 इकाई से घटकर 200 इकाई होती है, जो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, संकुचन। ये केंद्र बिंदु, ये मेरा दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से बाएं की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ये रेखा गति करती है, जो संकुचन दर्शाता है। लेकिन जब वस्तु की पूर्ति 600 किलोग्राम से बढ़कर 1000 किलोग्राम होती है तब क्या होता है, यहाँ पर जो कीमत है वह 70 रुपए से बढ़कर 90 रुपए होती है, तो संयोजन ए से रेखा, पूर्ति रेखा विस्तार की तरफ संयोजन बी की तरफ जाती है। मतलब ये मेरा बायां हाथ है, मैं यहाँ केंद्र बिंदु पे हूं, तो नीचे से ऊपर की तरफ, दाहिनी तरफ, बाएं से दाहिनी तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मैं गति कर रहा हूं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये आपकी विस्तार और संकुचन रेखा बनती है। अगर कीमत कम तो पूर्ति कम, तो क्या हुआ, संकुचन। कीमत अधिक, पूर्ति अधिक, तो क्या होगा, विस्तार। इस तरह से आपको इसका विश्लेषण करना है। जैसे जैसे मैंने बोला, आपको विश्लेषण याद नहीं करना है, सिर्फ इसमें दर्शाए गए अनुसार ही आपको करना है। विद्यार्थी मित्रों, ये दूसरा भाग, मतलब जो दूसरा प्रकार है वह पूर्ति में परिवर्तन कि मैंने आपको दो प्रकार बताए। एक कीमत जिसमें हमने विस्तार संकुचन के बारे में जानकारी प्राप्त की, दूसरा अन्य परिबल जिसमें अब हम वृद्धि और कमी की जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो दूसरा पूर्ति में वृद्धि और कमी। आप देख पा रहे हैं कि कीमत के अलावा, देखिए ध्यान से, कीमत के अलावा अन्य परिबलों में से कोई भी एक अथवा एक से अधिक परिबलों में परिवर्तन करने से वस्तु की पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसे पूर्ति में वृद्धि कमी कहते हैं। अब कैसे, वो देखिए, जैसे कि यदि उत्पादन के साधनों के भाव, उत्पादन खर्च, देखो ध्यान से सुनिएगा, उत्पादन के साधनों के भाव घटे
उत्पादन खर्च घटे, उत्पादन पद्धति में परिवर्तन हो, अन्य वस्तुओं के भाव में परिवर्तन हो, सरकारी नीति में परिवर्तन हो, पीढ़ियों की संख्या बढ़ने से, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से क्या होगा बताइए? वृद्धि देखने को मिलेगी। क्या होगा? पूर्ति में वृद्धि देखने को मिलेगी। कैसे? क्योंकि खर्च जो है घट रहा है, खर्च जो है घट रहा है। मैंने आपको यहां पे बताया कि उत्पादन के साधन के भाव घटे, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं है। ठीक, तो लाभ होगा, पूर्ति बढ़ेगी। उत्पादन खर्च घटे तो लाभ बढ़ेगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या होगा? पूर्ति बढ़ेगी। ऐसे इस तरह से अगर उसके विपरीत में हम कमी की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? उत्पादन के साधनों की जो कीमत है, भाव, वो बढ़े और वस्तु की कीमत ना बढ़े तो लाभ घटेगा, और लाभ घटने से उत्पादक को नुकसान होगा, और जब उत्पादक को नुकसान होगा तो उत्पादक क्या कर देगा? पूर्ति में कमी कर देगा। ठीक है, उत्पादन खर्च बढ़ने से, उत्पादन पद्धति में परिवर्तन होने से, अन्य वस्तुओं के भाव बढ़ने से, सरकार की नीति में वृद्धि होने से, परिवर्तन होने से, पीढ़ियों की संख्या में वृद्धि होने से, या कीमत बढ़ने से क्या होगा? पूर्ति में कमी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर एक तालिका तैयार हुई है। सेब की प्रति किलोग्राम कीमत रुपए में, ठीक, सेब की पूर्ति किलोग्राम 100, 200, 300, 400 और 500, ये यहां पर देखने को मिले। अब हमने यहां पे देखा कि जो स्थिर वाली बात हो रही है, वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए? स्थिर होगी। वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं। यहां पर क्या होगा कि वस्तु की कीमत, वस्तु के कीमत के अलावा, कीमत के अलावा मतलब जो कीमत है वो कैसा है? स्थिर है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कीमत क्या है? स्थिर है। बाकी सब में परिवर्तन देखने को मिला। वस्तु की कीमत 30 रुपए यहां पर, मतलब सेब की कीमत 30 रुपए यहां पर नक्की किया गया। जब सेब की कीमत 30 रुपए तो 100 किलोग्राम की पूर्ति। सेब की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन अन्य कारण से, उत्पादन खर्च घटने से, ग्राहकों की संख्या बढ़ने से, सरकार के टैक्स घटने से, अन्य ऐसे कई कारणों के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर पूर्ति में वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्पादक को क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। इसके लिए अब हम यहाँ पे तालिका के द्वारा आकृति देखते हैं, तो आपको सीधा एक ऐसे रेखा खींच देते हैं, और ये जो रेखा है ये पूर्ति रेखा है, इसका नाम एसएस है। 30 रुपए वस्तु की कीमत है, तो यहां पे हम ये 300 को ध्यान में रखते हैं। अब यहां पर क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ रेखा जाती है, इसको इस तरह से संयोजन ये कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब ये कौन सी रेखा हो गई? एसएस रेखा। आप देखिए, जब वस्तु की कीमत 30 रुपए स्थिर है तो 300 किलोग्राम सेब की पूर्ति होती है, जहां पे संयोजन ये प्राप्त होता है, जिसे एसएस पूर्ति रेखा के नाम से जानते हैं। वस्तु की कीमत घटकर जब 10 रुपए होती है तो वस्तु की पूर्ति भी घटकर 300 इकाई से 100 इकाई होती है, जहां पर संयोजन डी प्राप्त होता है और नई एसएस मतलब S1 और S1 क्या होता है? पूर्ति रेखा प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं? कमी कहते हैं। क्या कहेंगे? कमी। ये देखिए, किसमें कमी? पूर्ति में कमी। इस तरह से जो मुख्य केंद्र बिंदु ए 300 किलोग्राम की पूर्ति थी, उससे बढ़कर 500 किलोग्राम की जब पूर्ति होती है, कब? जब वस्तु की कीमत तो स्थिर है, किसी भी कारण से
किसी भी कारण से, तब क्या होगा, यहां पर संयोजन C प्राप्त होगा और नई H2 पूर्ति रेखा प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। तो अब देखिए, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से दाहिनी तरफ, ये देखिए मेरा हाथ, ये बायां हाथ यहां पर रखा है, ये मेरा दाहिना हाथ, ठीक है, दाहिनी तरफ जा रहा है इस केंद्र, तो यहाँ पर वृद्धि देखने को मिला। ये यहाँ पे मेरा दाहिना हाथ केंद्र बिंदु पे रखा है, बाईं तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, कमी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जब अन्य परिबल स्थिर हो, वस्तु की कीमत स्थिर हो, वस्तु की कीमत स्थिर हो, अन्य परिबलों में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, पूर्ति बढ़े तो कमी, सॉरी पूर्ति, ये जो कमी है तो कमी, पूर्ति बढ़े तो वृद्धि। अब ये कारण तो मैंने आपको यहाँ पे दर्शा दिया, किसी भी कारण से, साधनों के भाव बढ़ने या घटने से, खर्च में बढ़ने, उत्पादन खर्च बढ़ने या घटने से, उत्पादन पद्धति में परिवर्तन होने से, वस्तुओं के भाव में परिवर्तन होने से, सरकार की नीति में परिवर्तन होने से, पीढ़ियों की संख्या में परिवर्तन होने से, ये जो भी कारण है, ये घटे तो लाभ बढ़े तो पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति बढ़ेगी। और इसमें अगर बढ़ोतरी देखने को मिले और कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत स्थिर है, देखिए, तो लाभ घटेगा तो पूर्ति कम होगी और जिसमें पूर्ति में कमी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है और आप इसे ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। धन्यवाद।